आज के लेक्चर में क्या होगा सर? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सेम चीज को और ज्यादा अगर समझा जाए तो n होता है C/V, है ना। दैट एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। यानी क्रिटिकल एंगल पर आई हुई जो लाइट रे होगी वो सरफेस के पैरेलल कुछ इस तरीके से चली जाएगी। इस पॉइंट पर नॉर्मल बनाना है तो इसको इसके सेंटर से आप मिला दीजिए, इधर की तरफ बढ़ाइए, यही लाइन हमारी नॉर्मल कहलाती है। देखो प्रिज्म का काम क्या होता है? आने वाली लाइट रे को अपने बेस की तरफ बेंड करना। हाय एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो ट्रिपल एस आर्मी। क्या हालचाल है? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म CUET वाला पर, और जीत सीरीज में सभी का बहुत बहुत वेलकम है। आज बारी है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। तो इस चैप्टर में काफी सारी चीजें हैं, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो आइए इस चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को पढ़ते हैं और उसको अच्छी तरीके से रिवाइज करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, सर नोट्स कहां से मिलेंगे? तो उसके लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर मैं CUET से रिलेटेड बहुत सारा गाइडेंस मटेरियल आप लोगों को देता हूं, और साथ ही साथ नोट्स को डाउनलोड करने के लिए फिजिक्स वाला ऐप आपके पास ऑलरेडी होगा। उस ऐप में आप इस बैच के अंदर जाएंगे तो आपको सारे के सारे PDF लेक्चर्स मिल जाएंगे। लाखों की संख्या में बच्चे डेली PW ऐप से पढ़ते हैं, तो भाई आप भी पढ़िए, इसका फायदा उठाइए, है ना। अब आते हैं हम लोग आज के लेक्चर में। क्या होगा सर? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि पूरे के पूरे चैप्टर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस लेक्चर में। स्टार्टिंग विद द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रे इन द सेम मीडियम व्हेनेवर इट इज इंसिडेंट ऑन अ स्मूथ शाइनी सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी लाइट रे किसी मिरर पे आई है, टकरा कर वापस चली गई, इसी प्रोसेस को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो नियम बेटा फॉलो होते हैं। सबसे पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, और दूसरा नियम होता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, कह रहे हैं दीज लॉ होल्ड्स फॉर एनी टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस वेदर प्लेन और कर्व्ड, देयर इज नो चेंज इन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन। यानी रिफ्लेक्शन के केस में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। इवन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम में भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है यहां पर। अब बात आई सर रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप सबको पता है कि फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2 के बराबर होता है। यानी रेडियस के जस्ट मिडिल में यहां कहीं पर फोकस पाया जाता है। इसमें भी देखेंगे तो यहां कहीं पर फोकस वाला पॉइंट हमारा मिलता है। तो F इज इक्वल टू R/2। किसी भी मिरर के लिए अगर अप्लाई किया जाए तो 1/F जो है 1/V प्लस 1/U के बराबर है, जहां पे F फोकल लेंथ है, V इमेज का डिस्टेंस है और U ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। हर एक चीज को यहां पर साइन के साथ ही लिया जाता है। ठीक है, मैग्निफिकेशन की बात करें तो इट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको -V/U लिखा जाता है। इसी के और मैनिपुलेटेड फॉर्मूले अगर बताएं तो F/U-F या F-V/F, ऐसा भी फॉर्मूला हो सकता है। फिर कह रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्रैक्शन का मतलब लाइट रे जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। जैसे जब वो रेयर से डेंसर जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, और जब वो डेंसर से रेयर जाती है तो नॉर्मल से दूर बेंड होती है। इसी प्रोसेस को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। रिफ्रैक्शन में भी सबसे पहला नियम वही है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। और दूसरा नियम होता है स्नेल का नियम। ये कहता है sin I अपॉन sin R इज ऑलवेज कांस्टेंट। इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी N2/N1। इसी को और ज्यादा डिटेल में सॉल्व किया जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम। सेम चीज को और ज्यादा अगर समझा जाए तो n होता है C/V। इसी C को हम लिख सकते हैं F लैम्डा इन एयर, और इसको लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ इन मीडियम। फ्रीक्वेंसी क्योंकि सेम है, फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। जब तक सोर्स ना चेंज हो बेटा तब तक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो इसको मैं लिख सकता हूं वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम अपॉन वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन मीडियम। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन मीडियम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है। तो sin I बाई sin R N2/N1 होता है, जिसको V1/V2 स्पीड ऑफ द लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ द लाइट इन सेकंड मीडियम लिख सकते हैं, जिसको λ1/λ2 ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। यानी वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन सेकंड मीडियम। फिर कह रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ पैरेलल स्लैब। किसी भी पैरेलल, ये जो ग्लास प्लेट का ये जो स्लैब है, इस पैरेलल स्लैब के लिए भी हम लोग जो है इसको लगा सकते हैं। अब पैरेलल स्लैब में क्या होता है इस बात को समझो। यहां पर लेटरल शिफ्ट का फेनोमेना होता है। अगर लाइट रे मान लो इसमें किसी भी ग्लास स्लैब में डाला जाए, है ना, क्योंकि लाइट रे रेयर से डेंसर जा रही
रही है तो इसको जाना था ऐसे, बट ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। इस बार क्योंकि वो डेंसर से रेयर जा रही है तो उसको जाना चाहिए था नॉर्मल से अबे, तो वो इस तरीके से चली जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो इमरजेंट रे है और ये जो इंसिडेंट रे है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, बट इमरजेंट रे थोड़ा पीछे की तरफ शिफ्ट हो गई है। जितना वो पीछे की तरफ शिफ्ट होती है उसी शिफ्ट को लेटरल शिफ्ट कहा जाता है, और उसका फॉर्मूला होता है टी साइन I1 माइनस R1 अपॉन कॉस R1 के बराबर। ठीक है, कॉस इनफैक्ट ये R1 ये वाला एंगल है, देखो बेटा ये I1 वाला एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है फॉर द फर्स्ट सरफेस, राइट। वही हमको यहां पर यूज करना होता है। फिर बात आई सर नॉर्मल शिफ्ट में क्या होगा। नॉर्मल शिफ्ट का मतलब है जो ऑब्जेक्ट यहां नीचे रखा होता है उसकी एक वर्चुअल इमेज यहां कहीं पर बनती है, तो इसका जो रियल डेप्थ है अगर कोई पूछे तो रियल डेप्थ ये पूरा है, लेकिन हमको जो फील होगा वो उसका एपेरेंट डेप्थ है, वो केवल इतना है। और ये जो एपेरेंट डेप्थ होता है वो रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम के बराबर होता है। तो यहां से नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला आता है दैट इज इक्वल टू रियल डेप्थ टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बेटा अक्सर पूछा जाता है। फिर आता है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल का मतलब होता है जब भी लाइट रे डेंसर से रेयरर जाती है ना, तो एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलता है डेंसर मीडियम में जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री, है ना। दैट एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। यानी क्रिटिकल एंगल पर आई हुई जो लाइट रे होगी वो सरफेस के पैरेलल कुछ इस तरीके से चली जाएगी। तो साइन क्रिटिकल एंगल अपॉन साइन 90 जो है वो 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम होगा। ठीक है, तो इस तरीके का फॉर्मूला हमारा बन जाता है। ठीक है, इस तरीके का फॉर्मूला बनता है। तो साइन IC इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। फिर आता है सर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। जब लाइट रे डेंसर से रेयरर जाए और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो तो ऐसे में लाइट रे उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट होकर आ जाती है। इस फेनोमेना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से जाना जाता है। तो दो ही कंडीशन है, लाइट रे डेंसर से रेयरर जानी चाहिए और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। कह रहा है क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर एयर, ग्लास एयर एंड डायमंड एयर इंटरफेस इज 49 डिग्री, 42 डिग्री एंड 24 डिग्री रिस्पेक्टिवली। हालांकि ये डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, बट आप दिमाग में रख सकते हो। डायमंड के लिए 42 डिग्री होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर हमसे कह रहे हैं स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में देखो क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट यहां कहीं पे रखा है, लाइट रे ऑब्जेक्ट से निकलती है बेटा, है ना। अब ये लाइट रे क्योंकि रेयरर से डेंसर जा रही है तो इसको नॉर्मल की तरफ बेंड होना। अब बात आई सर नॉर्मल कहां है, इस पॉइंट पर नॉर्मल बनाना है तो इसको इसके सेंटर से आप मिला दीजिए, इधर की तरफ बढ़ाइए, यही लाइन हमारी नॉर्मल कहलाती है, राइट। तो जाना था ऐसे, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, तो यहां कहीं पे इमेज का फॉर्मेशन हो गया है। इस तरीके का डायग्राम है। इस डायग्राम में अगर मैं फॉर्मूला आपको बताऊं तो N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U बराबर N2 माइनस N1 अपॉन में R। ये फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का। N2 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, N1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम। V और U का मतलब वही इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और R का मतलब होता है रेडियस। क्योंकि यहां पर देखो रेडियस राइट साइड में है तो पॉजिटिव होगा, इमेज राइट साइड में है तो V पॉजिटिव होगा, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो U नेगेटिव होगा। सीधी सी बात, जो लेफ्ट में है नेगेटिव, जो राइट में है पॉजिटिव, ऐसा मान करके आप 99% क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब आया सर लेंस मेकर्स फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला में क्या होगा, यहां पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकलेंगी, ठीक है। ये लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड होगी क्योंकि रेयरर से डेंसर जा रहा है, तो एक वर्चुअल इमेज यहां कहीं पर बन जाएगा। दिस वर्चुअल इमेज विल बिहेव लाइक अ ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड सरफेस, जिससे एक फाइनल इमेज यहां कहीं पर फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो यस का फॉर्मूला है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू एन माइनस 1 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। सर ये n क्या चीज है, n का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम, यानी कि μ2 अपॉन μ1 लाइक दिस, राइट। फिर आता है सर स्फेरिकल लेंसेज। दो तरीके के लेंसेज हैं बेटा, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है और कॉनकेव को डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्लास 10 से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं तो ये चीज तो आपको पता ही है। अब रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन इन लेंस। किसी भी लेंस में सर इमेजेस कैसे बनती है, बेसिक 3 नियम होते हैं। सबसे पहला नियम यह है कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो फोकस से जाती है। दूसरा नियम है अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पे आ रही तो सीधे सीधे चली जाएगी। तीसरा नियम है अगर लाइट रे फोकस पे आ रही है तो बाद में पैरेलल हो जाएगी, यानी पैरेलल आ रही तो फोकस पे जाएगी, फोकस पे आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी, और ऑप्टिकल सेंटर पे जा रही तो सीधे सीधे चली जाएगी। ठीक है, ये 3 नियम होते हैं। लेंस के केस में हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वही है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको वी अपॉन यू भी लिखा जा सकता है। मिरर के केस में यहां माइनस वी अपॉन यू था और लेंस के केस में यहां प्लस वी अपॉन यू होता है। वी यू सारी चीजों को साइन कन्वेंशन के साथ ही रखा जाएगा। सर साइन कन्वेंशन क्या है,
ऑप्टिकल सेंटर के राइट में जो है वो पॉजिटिव, लेफ्ट में जो है वो निगेटिव, ऊपर जो है वो पॉजिटिव, नीचे जो है वो निगेटिव, खत्म बात। यही साइन कन्वेंशन है, नंबर लाइन जैसा ही साइन कन्वेंशन होता है 99% क्वेश्चंस में बेटा। अब आई सर पावर क्या चीज है? पावर इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ को मीटर में लिया जाए तो पावर डायोप्टर में निकाला जाता है, तो इट इज 1/f। सेंटीमीटर में लोगे तो 100/f हो जाएगा। अब बताया लेंस इमर्स इन अ लिक्विड, अगर किसी भी लेंस को लिक्विड में डाल दो तो क्या होता है? तो देखो फॉर्मूला बनेगा 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड -1 टाइम्स 1/r1 -1/r2। अब यहां पर बेटा तीन केसेस बनते हैं। पहला केस यह है कि अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड से ज्यादा है तो जो नेचर ग्लास का है वही रहेगा। अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपस में बराबर हो जाए तो वो एकदम ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करने लगेगा। लेकिन अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से ज्यादा हो जाए तो नेचर पलट जाता है। जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा, जो कॉनकेव है वो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। इस तरह के तीन डिफरेंट केसेस यहां पर देखे जाते हैं। अब आता है लेंसेज को अगर सर कॉन्टैक्ट में कर दें तो क्या होगा? अगर दो लेंसेज कॉन्टैक्ट में हैं तो उनका 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 होता है, या पावर उनका ऐड हो जाता है, मैग्निफिकेशन उनका मल्टीप्लाई में आ जाता है। नेट मैग्निफिकेशन जो है वो m1 इंटू m2 के बराबर हो जाता है इन दिस सिचुएशन। फिर बात आई सर प्रिज्म के केस में क्या? देखो प्रिज्म का काम क्या होता है? आने वाली लाइट रे को अपने बेस की तरफ बेंड करना। लाइट रे जब इधर रेयर से डेंसर जाती है तो जाना ऐसे था बट बेस की तरफ बेंड होती है, ठीक है। फिर ऐसे जाना था और बेस की तरफ बेंड होती है, यानी दोनों सर्फेसेस पर वो बेस की तरफ बेंड होती है। सबसे पहला फॉर्मूला आता है r1 प्लस r2 एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस का जो सम है वो एंगल ऑफ प्रिज्म और डेविएशन एंगल के बराबर है। सो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है sin a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन sin a बाई 2। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब इस वाले फॉर्मूले में देखो क्या है कि अगर हम मान लें कि प्रिज्म का जो एंगल है ए वो बहुत छोटा एंगल है, 10 डिग्री से भी कम एंगल है, तो ऐसे में ये फॉर्मूला लगता है मिनिमम डेविएशन का जो एंगल है वो n-1 टाइम्स ए के बराबर है। यहां से एक चीज दिमाग में आप रख सकते हो कि डेविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है ना, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। यानी जिस कलर का वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेविएशन कम। यहां से बहुत सारी चीजें जो है हमको मिलती हैं। अब आया किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो मैग्नीफाइंग पावर है वो बीटा बटे अल्फा होता है। सर बीटा का मतलब इमेज ने जो एंगल हमारी आंखों पर बनाया, और अल्फा का मतलब ऑब्जेक्ट ने जो एंगल हमारी आंखों पर बनाया। तो इसको विजुअल एंगल्स कहा जाता है बेटा। इमेज का एंगल अपॉन ऑब्जेक्ट का एंगल, दैट इज नोन एज मैग्नीफाइंग पावर। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है माइक्रोस्कोप, वो भी सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसका काम है कि छोटी चीज को देखना। कोई चीज छोटी है, हमें पढ़ने में नहीं आ रही, हम उसको देखने के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं, उसका यूज करेंगे। दैट इज अ सिंपल केस ऑफ लेंस। लेंस में 6 केसेस होते हैं, 6 में से एक केस ये होता है जिसमें ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर रखा जाता है, तो जो वर्चुअल इमेज बनती है वो मैग्नीफाइड होती है ना, और इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होता है। अगर ऑब्जेक्ट को है ना हम फोकस पे रखें और इमेज इन्फिनिटी पर बन जाए तो ऐसे केसेस में मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है d/f। अगर फाइनल इमेज हमारा लीस्ट डिस्टेंस यानी 25 सेंटीमीटर पे बन जाए तो फॉर्मूला है 1 प्लस d/f। केवल दो फॉर्मूले हमारे पास, d की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। सेकंड केस में कह रहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कोई बैक्टीरिया वायरस है उसको देखने का काम करेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डायग्राम आपके सामने है। यहां पर मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है माइनस का v0 अपॉन u0 d अपॉन fe, ठीक है, जिसको माइनस l अपॉन fo d अपॉन fe भी लिख सकते हैं। और सेकंड केस में हमसे कह रहा है कि अगर फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पे बन जाए तो माइनस vo बटे uo 1 प्लस d बटे fe के बराबर होगा। एक्चुअलिटी में क्या होता है, देखो अगर तुमने यहां पर ऑब्जेक्ट रखा तो एक इमेज यहां कहीं बन गई, ये वाली जो इमेज है वो रियल है, इन्वर्टेड है, और इससे तो बड़ी इमेज है, मैग्नीफाइड है। अब ये क्या करेगा, ये वाला लेंस आई पीस जो है जो आंखों की तरफ होता है वो एक सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करेगा और इस बड़ी हुई इमेज को और ज्यादा बड़ा करने का काम करेगा। समझ रहे हो, बहुत ज्यादा बड़ा करने का ये काम करता है। तो दो लेंसेज का यूज करके हम फाइनल इमेज को बहुत ज्यादा बड़ा बना लेते हैं। ये हजारों गुना मैग्नीफाई करने का काम करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। फिर आया सर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या चीज है। जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है और दूर होने की वजह से छोटा दिखाई पड़ रहा है उसको देखने के लिए, चांद सितारे देखने के लिए, है ना, हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज करते हैं। और यहां पर फॉर्मूला है, अगर फाइनल इमेज हमारी इंफिनिटी पर बनी है तो माइनस FO अपॉन FE, और फाइनल इमेज अगर हमारी 25 सेंटीमीटर पर बनी है तो माइनस FO अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन D।
FO क्या है? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, और FE क्या है? फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। कई बार ये भी बोला जाता है कि भाई रिलैक्स्ड आइज से इमेज देखना है, यानी कि इमेज कहां बनी है? इन्फिनिटी पर। ठीक है, इस चीज को भी दिमाग में रखना। एक कंसेप्ट और यहां पर आता है बेटा, कि अगर हमसे बोला जाए व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, तो लेंथ का मतलब होता है दोनों लेंसेज के बीच की दूरी, विच इज FO प्लस UE, है ना, ये बात ध्यान रखना। फिर अगला आता है कैसे ग्रेन टेलीस्कोप। कैसे ग्रेन टेलीस्कोप जो है वो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होता है। इसमें मिरर का यूज किया जाता है ताकि इमेज की क्लैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। इसके थ्रू जो इमेज बनती है वो बहुत ज्यादा क्लियर इमेज बनती है इन कंपैरिजन टू लेंस वाला, यानी कि रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के कंपैरिजन में ये बहुत अच्छी इमेज का फॉर्मेशन करता है। अब इसमें क्या होगा, इसमें देखो एक मिरर यहां पर होता है, इट इज अ ऑब्जेक्टिव पैराबोलाइडल मिरर। ये पैराबोलिक मिरर होता है बेटा। पैराबोलिक मिरर में स्फेरिकल एबरेशन वाला जो डिफेक्ट है वो भी सही हो जाता है। अब यहां पर क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो आने वाली लाइट रेज पैरेलल आती हैं, रिफ्लेक्ट होकर ये सेकेंडरी मिरर की तरफ आती हैं, जो कि एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर फिर से रिफ्लेक्ट करके उसको आईपीस पे भेजता है और आईपीस इसकी एक फाइनल इमेज बनाने का काम कर देता है। राइट, इस तरीके से है ना हमें फाइनल इमेज जो बनती है, जो मिलती है, वो बहुत ज्यादा क्लियर इमेज बनती है। क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं CUET के लिए, तो CUET में ऑब्वियसली डायग्राम तो बनाने को नहीं आएगा, बट बोर्ड एग्जाम में ये डायग्राम बहुत ज्यादा पूछा जाता है, केवल रे डायग्राम। कोई फॉर्मुला यहां पे नहीं लगाना, ये सब कोई फॉर्मुला काम का नहीं है यहां पर, सिर्फ रे डायग्राम आपको पता होना चाहिए। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ इतनी ही चीजें हैं जिसको आपने 10 से 12 मिनट के अंदर में बेटा रिवाइज किया है। चैप्टर्स का मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए, इतनी बार रिवीजन करिए कि आपको यह रटा होना चाहिए कि सर इस चैप्टर में तो केवल 20 चीजें ही हैं, इस चैप्टर में तो केवल 10 ही चीजें हैं सर, और इन्हीं 10 से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो किस चैप्टर का क्वेश्चन है, उस चैप्टर के किस टॉपिक का क्वेश्चन है, उस टॉपिक में कितने फॉर्मूले और कितने कंसेप्ट सिखाए गए हैं, उन्हीं में से कोई एक कंसेप्ट होगा। और हर एक टॉपिक में बेटा 1 या 2 ही 3 कंसेप्ट होते हैं बस, उन्हीं कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन होगा, उन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन होगा, और तुमसे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो पाएगा। तो इस मेथड का यूज करिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और उसके लिए आपको ये जो लेक्चर है कम से कम 20 बार देखना पड़ेगा अपने एग्जाम से पहले। मल्टीपल टाइम्स इस लेक्चर को देखिए ताकि दिमाग में फीड हो जाए कि सर इस चैप्टर में आपने केवल 15 स्लाइड में ये चीजें पढ़ाई थी, बस ये परफेक्शन चाहिए। ये आ जाएगा तो अपने आप आपसे 90% क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे और फिर आपका सिलेक्शन श्योर होगा। राइट, सो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस। रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिएगा और मिलते हैं यार नेक्स्ट वाले लेक्चर में।